चलें जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वालेकुम करियर अस्सलाम। काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दुरस अमीन। मिस दुरस अमीन, आप ये बताइए कि करियर काउंसलिंग जो है वो कौन से स्टेज पे स्टार्ट करनी चाहिए। लाइक डिफरेंट पेरेंट्स आर कंफ्यूज और स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि स्कूल लेवल पे करनी चाहिए, कॉलेज लेवल पे करनी चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे करनी चाहिए। और जो प्रोफेशन है वो फिर एंड पे जाके वो कोई डॉक्टर, अगर कोई पायलट है, कमर्शियल पायलट है, तो वो फिर होम्योपैथिक का डॉक्टर भी बन सकता है। डिफरेंट आप पाकिस्तान में देखेंगे, डिफरेंट एक सिनेरियो बन चुका है कि आई नो फ्यू पीपल जिन्होंने सीपीएल किया हुआ है एंड दे आर डूइंग मार्केटिंग जॉब्स। तो इसके अकॉर्डिंगली आप करेक्ट। बताएं स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडेंस है, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं। अच्छा देखिए, करियर काउंसलिंग है जो है वो जितनी अर्ली स्टेज पे आप स्टार्ट करा दें उतना ज़्यादा बच्चे के लिए बेहतर है, क्योंकि वो एक फ़ोकस्ड माइंडसेट के साथ जब मार्केट में निकलेगा तो उसको पता चलेगा कि मैंने आगे अपनी स्टडीज़ में किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना है और आगे किस तरह से उसने जॉब जो है वो परस्यू करनी है। देखिए, हम लोग का जो माइंडसेट है ना वो शुरू से बच्चे की तरफ यही होना चाहिए कि हम उसको बताएँ कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उसकी वीकनेसेस क्या हैं, हम्म। ताकि जो उसकी वीकनेसेस हैं वो उनको भी कवर अप कर ले और साथ में जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जा सके। स्कूल लेवल पे अगर आप करियर काउंसलिंग शुरू करवा देते हैं तो वो एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इन चीज़ों का रुझान नहीं है। तो हम लोगों ने मैंने बहुत दफ़ा ये भी देखा है कि बच्चे यूनिवर्सिटी के बाद हमारे पास आते हैं और वो तब आके हमसे पूछते हैं कि डिग्री तो मैंने कर ली, अब मैं क्या करूँ? तो ऐसे। ये थोड़ा-सा एक मुश्किल चीज़ भी है, लेकिन उसमें भी इतना कोई मसला नहीं है। हमें देखिए, जिस भी टाइम पे आप हेल्प जो है वो लेना चाह रहे हैं, आपको मिल जाए अगर हेल्प, तो वो बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटीज़ में जो है हमारे सर्विसेज़ के सेंटर्स बने हुए होते हैं समटाइम्स, लेकिन उनको इस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता कि बच्चों को पता हो उनके बारे में। 4 साल मैंने हम्म। यूनिवर्सिटी में गुज़ारे, मुझे नहीं पता कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है करियर काउंसलर भी थी कोई। तो हम्म। ये ये चीज़ें प्रॉब्लम आपको है। बहुत बाद में जाके पता चलती हैं। हम्म। अब मसला ये है कि जब हम जॉब ढूँढने निकलते हैं बच्चे हमारे, तब उन्हें पता चलता है कि ओह! अब हम क्या करें? तो फिर वो रिक्रूटर्स के पास आते हैं और वो एचआर वालों के पास आते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि हमारी डिग्री तो ये है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने पेरेंट्स के कहने पे या किसी दोस्त को देखकर कर ली। अब बताएँ अब क्या करें? दैट इज़ वेरी कॉमन तो इशू वहाँ और पर हमारा। जो गाइड तरीके हैं, वो वहाँ पर असल में आपके लिए जो मायने रखता है वो वहीं पर है कि अब तो जब वो डिग्री कर चुका है तो उसको बताना है कि क्या करना है, लेकिन तब भी खैर टाइम ऐसा नहीं गुज़रा होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने साइकोलॉजी की डिग्री की होती है, वो पीआर में भी बैठे हैं, कम्युनिकेशंस में भी बैठे हैं, तो इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ऐसे ही। अम, ठीक है, आपका क्वेश्चन, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। सेकंड क्वेश्चन मेरा आप ही से है दुर्र अमीन, कि आप मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स की विश जो है वो स्टूडेंट्स को कभी कभी उनकी राइट डायरेक्शन में जाने से रोकती है। तो आप इस तरह से पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी फील्ड में जो उनका इंटरेस्ट है, उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट उसमें वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, रादर कि वो पेरेंट्स की चूज फील्ड सेलेक्ट करें और आगे जाके वो नहीं कर सकते हैं उसमें। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें उनको फेलियर देखना पड़ता है। अच्छा देखिए, पेरेंट्स हमारे यहाँ पर जो है ना, ये एक बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का माइंडसेट है कि बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। उसके हम्म। अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से जो है वो तैयार करते रहे हों। हमने शुरू से यही देखा कि हमारे पेरेंट्स ने बेटा बड़े होके डॉक्टर बनना है, बेटा बड़े होके डॉक्टर हाँ। बनना है। फिर उसके बाद भी अगर बच्चा थोड़ा-सा बड़ा भी हो जाता है, तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फाइन आर्ट्स की साइड पे। मेरे हम्म। अब्बा ने कहा नहीं बेटा गुनाह होता है, नहीं करना। तो मैंने नहीं किया। तो हाँ, ये ऐसे तो ही। अब या तो हम पेरेंट्स को काउंसल करना शुरू कर दें उसके लिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। उन्हें सिखाएँ कि नहीं भई, जो जहाँ आपके बच्चे का दिल लगता है उसको वो करने दें। तो ये तो ऐसे ही है, वरना फिर अब तो जब पानी ऊपर से गुज़र जाता है तो फिर बच्चों को थोड़ा-सा हमें बच्चों के अंदर भी ये चीज़ हमें बच्चों को देनी पड़ेगी, उन्हें सिखानी पड़ेगी कि बेटा आपका जहाँ पे इंटरेस्ट है आपने अपने पेरेंट्स को भी गाइड करना है कि हम ये पढ़ना चाहते हैं और हमारा दिल यहाँ पे लगता है। और यही वो चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं अपने शौक के साथ सीख सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है ना, वो कभी भी उसको सीख नहीं सकता और ना ही वो या उस फ़ील्ड में एक्सेल कर सकता है, क्योंकि उसका उधर दिल लगता ही नहीं है। या ऐसे बिल्कुल वो ऐसी सिर्फ़ बात है। मजबूरी के तौर पे करेगा। नहीं, ऐसा ही उसमें है। प्रॉब्लम ये है ना कि पेरेंट्स की तरफ से तो ये होता है ना कि बाद में आपने फाइनली अर्निंग करनी है। अब पाकिस्तान में आप देखें, ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, अगर इसको ऐसे देखें तो
हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो होते होते उसमें उनकी एज कितनी हो जाती है और फिर उनकी मैरिज कब होती है, फिर अगली लाइफ कब स्टार्ट होती है। सो इट्स अ लॉन्ग, तो वो पेरेंट्स तो आई थिंक उस बारे से कंसर्न होते हैं। बट स्टिल या हमें एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट उसको देखना चाहिए कि उसका क्या एप्टीट्यूड है, वो किस तरफ जाना चाह रहा है या चाह रही है, एंड देन दे कैन बिल्कुल डू आप ठीक दैट। बात कर रहे हैं। लेकिन अली एक चीज देखें कि जब स्कूल में पेरेंट टीचर्स मीटिंग हुआ करते हैं, उसके बाद कॉलेजेस में भी होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज में भी मेरा ख्याल है कि हमें टीचर्स के साथ मीटिंग सेटअप करनी चाहिए, पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स की टीचर्स के साथ, ताकि वो भी गाइड कर सकें बच्चों के बारे में अपने उनके पेरेंट्स को, कि उनको क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके मेंटोर्स हैं, वो उनके साथ टाइम गुजारते हैं और उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बच्चों का पता होता है कि हम जो भी बच्चा उनकी क्लास में पढ़ रहा है उसका ध्यान किस साइड पे ज्यादा है या वो किस सब्जेक्ट में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। हम्म। तो अगर हम यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनकी भी उनके पेरेंट्स के साथ अगर पेरेंट टीचर मीटिंग रखेंगे तो डेफिनेटली वो टीचर्स जो हैं वो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। और ये मोस्टली जैसे आपके स्टार्ट होता है, आई थिंक हमारे इंटरमीडिएट एफएससी और उसके बाद मोस्टली फोकस करना शुरू होते हैं। बट स्टिल अंडर ग्रेड और अंडर ग्रेड डिग्री के बाद बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, फिर आगे मास्टर्स एंड सो ऑन। सो आई थिंक देयर मस्ट बी अ इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो देखें वो तो एडमिशन के ऊपर फोकस करते हैं, वो इतना वो नहीं फोकस करते आप इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। Yeah, so this is also a major problem. देखें अब ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स पे जाके एड्रेस करने पड़ते हैं। Hmm. तो या तो हम इन्हें बहुत अर्ली स्टेज पे ही पकड़ लें, या फिर जब तक वो हमारे पास आते हैं तब तक वो बहुत लेट हो चुका होता है, तब हम उन्हें दोबारा डिग्री करवाने तो नहीं भेज सकते हैं। तो तब हम उन्हें Yeah. गाइड कर सकते हैं कि अच्छा अगर आपने माइनर में भी पढ़ा हुआ है तो आप उसको परसू कर लो, नहीं तो अच्छा चलो कोई बात नहीं इंटर्नशिप कर लो, इसके लिए आप यहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हो, ये वाले ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आप ले सकते हो। तो इस तरह से करके हम हेल्प आउट करते हैं उनके Hmm. ऐसे। रिसेंटली मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँगी। रिसेंटली हम एक इंटरनेशनल समिट अटेंड कर रहे थे जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोग थे। तो वहाँ पे एक इशू रेज हुआ था कि पीएचडी स्कॉलर जो हैं उनको जॉब नहीं मिल रही थी, और उन्होंने जो है वो माइक्रो क्रेडेंशियल्स के थ्रू वो आके एंड में जो आप आफ्टर मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट करते हैं वो Hmm. आफ्टर पीएचडी कर मुझे शायद कोई जॉब मिल जाए। हाँ। सो ये हम रॉन्ग डायरेक्शंस में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। खुद मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं सीएस नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी मदर ने मुझे सीएस पढ़ाया और मैं जो हूँ अभी मैनेजमेंट में और इधर उधर जॉब कर रही हूँ, मैं सीएस में नहीं कर रही। तो आई थिंक ये हम सबकी स्टोरी है ऑलमोस्ट। तो हम नहीं चाहते कि जो नई जनरेशन है वो इसको फेस करे। तो मुझे लगता है कि आप लोग क्योंकि इस फील्ड में हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। बिल्कुल राबिया, हम लोग अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और जाके बच्चों को जिनके बिल्कुल एंड वाला ईयर चल रहा होता है, 7th 8th सेमेस्टर वाले जो बच्चे होते हैं, हम उनसे बातें करते हैं और उनको गाइड करते हैं प्रॉपर कि उन्होंने मार्केट में निकलना किस तरह है, रेज्यूमे किस तरह से बनाना है। क्योंकि मैं जब जॉब फेयर्स पे जाना मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि बच्चों को रेज्यूमे बनाना भी नहीं आता। ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी में एक बच्चा 4 साल गुजार के निकल रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने रेज्यूमे में खुद को प्रेजेंट कैसे करना है। बच्चे लिंक्डइन की प्रोफाइल से बिल्कुल ना वाकिफ थे, टीचर्स ने बिल्कुल कभी गाइड नहीं किया कि बेटा ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल करोगे तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी जॉब ढूंढने में। ऐसे उनकी ही। कोई पेरेंट्स नहीं है कहीं पे भी सिवाय सोशल मीडिया पे, उनके पास इंस्टाग्राम तो उन्हें बहुत अच्छे से चलाना आता है लेकिन लिंक्डइन का आइडिया नहीं दिया था। या ऐसे ही तो है। ये चीजें जो है वो हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो इस चीज को समझती हैं, वो हमें बुलाती हैं, हमसे जो है उनको प्रॉपर सेमिनार्स दिलवाती हैं, हम लोग उनको गाइड करते हैं, एक एक बच्चे से उनका मसला पूछते हैं। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने जो इस चीज को इनकरेज नहीं भी करती, या तो वो थोड़ा सा माइंडसेट अभी बदलने में मुझे टाइम तो लगेगा। लगता है कि हमारे पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट का एक कोर्स होना चाहिए, क्योंकि हमारे वाकई जैसा इन्होंने बोला समीन ने कि हमारे बच्चों को रेज्यूमे बनानी नहीं आती। मैं इंटरव्यूज कंडक्ट करती हूँ बच्चों को, इंटरव्यू में उनको पता नहीं है कि आपको इंटरव्यू में आना है तो आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, आपका हाँ। बैठने का पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपकी रेज्यूमे नहीं बनी होती है। तो आई गेस आपके स्कूल से ही आपका एक स्किल्स डेवलपमेंट का कोर्स होना चाहिए जिसमें आपको ये सारी चीजें, क्योंकि हमारा पढ़ाई का क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ रटा रटाया ही सब देखा। हमारे पेपर्स आप देखें उसमें क्या होता है कि आपका रट्टा कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको डे से याद है, आपको ये ऐसे कितना अच्छा याद है। हमारे यहाँ जो पढ़ाई का सिस्टम है वो सिर्फ रट्टा है, रिसर्च नहीं है, आपका अपना दिमाग यूज ही नहीं होता, आपने सिर्फ रट्टा लगाना है। तो
मेरे ख्याल से कि हमें इस चीज़ को एक ऐड करना चाहिए दरमियान में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में भी, कॉलेजेस या में भी, और सिस्टम आगे स्कूल्स में में भी। बहुत दफ़ा मैंने इस पे टॉक की है कि जो हमारा सिस्टम है थ्रू स्पेशली हमारे एलिमेंट्री स्कूल के बाद से वो बल्कि एलिमेंट्री स्कूल में भी वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, स्पेशली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आगे आते हैं। और इवन ये चलते चलते हमारे डिग्रीज़ में सम हाउ यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका ये चीज़ चेंज हो जाती है कि आप डेवलपमेंटल साइड पे आते हैं, अपने खुद अप्रोच रिसर्च की तरफ आते हैं, बट स्टिल इट्स अ ह्यूज गैप जो अभी तक फिल नहीं हो पा रहा। अभी तो हम उस पर ही लगे हुए हैं, पिछली गवर्नमेंट ने ये किया जी हम एक लेवल करें स्कूलिंग का, जो हमारा ऑक्सफोर्ड या ये डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट अभी तक पता नहीं वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, बट स्टिल इट्स अ हेल ऑफ चैलेंज। सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फरहान। अच्छा मिस जवेरिया, आपसे मुझे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्योंकि हायर एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को गाइडेंस देती हैं, तो आपका जी। बेसिक आपका जो बेसिक ऑडियंस है, जो टारगेट है, वो कौन से यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स होते हैं या कॉलेज लेवल पे भी कुछ लोग जाके वहाँ पे एजुकेशन ले, या मोस्टली जो है हमारे वो ओ इंग्लिश? लेवल्स के बाद भी हैं, स्कूल्स के बाद भी हैं, कॉलेजेस के बाद भी हैं, और उसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद भी और मास्टर्स के बाद भी हैं। तो अब मतलब हम तो ओ लेवल्स के बाद ही स्टूडेंट को गाइड करना शुरू कर देते हैं कि आपको, मतलब हम पूछते हैं, हम भी ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, फिर उनमें से बच्चे जो इंटरेस्टेड होते हैं वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और फिर हम उनको गाइड करते हैं। तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो ओ लेवल्स के बाद से फिर पीएचडी तक की है। अच्छा, और ये जो स्टूडेंट्स रिसर्चर्स होते हैं, जब इन्होंने पीएचडी में या एमफिल में एडमिशन लेना होता है, तो इन्हें किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो प्रोफेसर होते हैं, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे रहे होते हैं, उनसे इंटरेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। सो इस तरह का बिल्कुल। कोई सेशन वगैरह कंडक्ट करवाते हैं तो काइंडली हमारे साथ शेयर करें, ताकि कोई हम स्टूडेंट्स के साथ आगे शेयर कर सकें। पीएचडी का ऐसा है कि वहाँ पे मतलब उनके स्लॉट्स होते हैं, लाइक वो 20 बच्चे अभी ले सकते हैं, तो उनकी फिर जब रिसर्च और उनका पूरा वो कंप्लीट होता है उसके बाद फिर वो कोई और बच्चा उठाते हैं। तो पीएचडी हम ऑफर नहीं करते सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। हमें नहीं पता 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेंगे, क्योंकि फिर वो उसी हिसाब से बच्चे अपने उठाते हैं। जैसे 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 स्लॉट खाली होता है वैसे वैसे वो उठाते हैं। हमें नहीं पता फिर वो हमारे बच्चों की बारी आएगी या नहीं आएगी, तो इसलिए हम कमिट ही नहीं करते, पीएचडी हम ऑफर नहीं करते। अच्छा अच्छा, सही है। वैसे अगर हम मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उन्हें डबल मास्टर्स का करते हैं कि लाइक आप डबल मास्टर्स कर लो, उसके बाद फिर आप वहाँ पे पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर दो। पीएसडब्ल्यू आपको मिलता है पढ़ाई के बाद, लाइक आपने यूके में जिस तरह बात करो 1 साल का मास्टर है, उसके बाद आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, फिर आपने अपनी जॉब सिक्योर करनी होती है और पीआर आपको मतलब मिल जाती है। तो हमारे पास ना बेसिकली 2 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, एक वो होते हैं जिनको पढ़ के वापस आना होता है और एक वो होते हैं जिनको जाना ही सिर्फ पीआर के लिए होता है। तो फिर हम दोनों को अलग अलग हिसाब से डील करते हैं। नहीं तो उस पर डिपेंड नहीं करता कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, लाइक अंडर ग्रेड BS है, उसमें 16 ईयर्स एजुकेशन है, तो उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि मास्टर 1 ईयर, मास्टर वुड बी लाइक 2 ईयर्स और एमफिल वट जो भी उसमें जाएंगे आगे। हाँ नहीं, अगर आपकी 16 इयर्स की एजुकेशन है तो अब यूके में 1 ईयर का मास्टर है, उसके अलावा यूएस में 2 इयर्स का है, कनाडा में 2 इयर्स का, ऑस्ट्रेलिया में 2 इयर्स का है। तो अब वो कंट्री पे डिपेंड करता है और उसके आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। अब यूके में भी कुछ मास्टर्स 1 ईयर के हैं, कुछ 2 इयर्स के भी हैं। तो और अगर किसी का मास्टर्स हुआ है तो वो डबल मास्टर्स भी कर सकता है, वो इशू नहीं है। ओके ओके। सो मिस दुरेसमीन, राइट नाउ सो आपके जो है वो स्कूलिंग और कॉलेजेस और इनके साथ आपका मेन फोकस है, या आप भी इसी तरह जैसे जवेरिया का काउंसलिंग की उसमें है, डिफरेंट आप लोग लेते हैं और फिर उनको आगे ग्रूमिंग के लिए सजेस्ट करते हैं? एंड आपका अच्छा, कैमरा मेरा टिल्ट है सर, जो प्लीज सर मेन कैमरा फोकस है सीधा वो करें। रिक्रूटमेंट पे है वैसे। दुरेसमीन कैमरा आपका टिल्ट है। अब ठीक है? या नाउ इट्स ओके। अच्छा ठीक है। मेरा जो मेन फोकस है वैसे वो बेसिकली जो है वो टेक्निकल रिक्रूटमेंट वाली साइड पे है। तो हम लोग बच्चों को जब गाइड करते हैं और तैयार करते हैं तो हम उन्हें रिक्रूटमेंट के हिसाब से तैयार करते हैं। उनको जब काउंसलिंग वगैरह की जरूरत होती है तो हम उन्हें गाइड ही इसी चीज के लिए करते हैं कि वो किस तरह से जॉब्स को लैंड कर सकते हैं, रेज्यूमे किस तरह से बनाना है, उन्होंने इंटरव्यू में किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है और ये वाली सारी चीजें। हाँ ठीक है। अच्छा दुरेसमीन, मुझे बताइएगा कि आप 5 टिप्स, अगर जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, कि 5 टिप्स करियर काउंसलिंग के लिए और टेक्निकल रिक्रूटमेंट के लिए आप क्या देती हैं स्टूडेंट्स को, जो कि एक बेसिक लेवल की हो? देखिए बेसिक लेवल पे जो है ना आपकी 5 चीजें जो कि जब आप
अगर आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए वैसे 5 टिप्स दे सकती हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं पे, तो पहली 5 चीज़ें जो कि आप करके जाएंगे, एक तो द वे यू ड्रेस, ठीक है, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, योर पोस्चर, योर एक्सेंट, और you can say your verbal communication. Then the fifth one is the way you smell, or your body odor. Alright. तो ये 5 चीजें जो है आपकी किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए या किसी भी जगह पे अपना इंप्रेशन अच्छा छोड़ने के लिए ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। और बच्चे मोस्टली क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि उन्होंने किस तरह से जाना है, तो दे जस्ट अपीयर इन द इंटरव्यूज। और बहुत सारी जगहों पे उनका जो मोस्टली जब उनको कंपनीज डिनाई कर देती हैं जॉब देने से, तो उनमें से एक रीजन ये भी होता है। अच्छा, और व्हाट आर द 5 टिप्स फॉर मेंटेनिंग लिंक्डइन प्रोफाइल? बिल्कुल ठीक है। ये अच्छा देखें, एक तो सबसे पहले आपकी चीज़ें जो है ना, वो आपने अपने कनेक्शंस बिल्ड करने हैं लिंक्डइन पे। आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपको जॉब बाकी चीज़ों से ज़्यादा अपने नेटवर्क से मिलती है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जॉब मेरी काबिलियत की बिना पे मिलेगी। ऑब्वियसली उसमें तो मिलेगी, लेकिन अगर मेरा नेटवर्क बिल्ड नहीं हुआ हुआ, मैं लोगों को नहीं जानती हूँ, तो मुझे वही जॉब जो है वो ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो मेरा नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सेकेंडली, मेरी उसके ऊपर जो प्रोफाइल पिक्चर लगी होनी चाहिए, वो जो है वो फॉर्मल होनी चाहिए। उसको बिल्कुल वो मुझे सेल्फी नहीं लगानी, या मुझे कोई इस तरह के अजीब से पोस्टर वाली TikTok पिक्चर्स वाली नहीं लगानी लगानी है। एक नॉर्मल स्ट्रेट फेस वाली पिक्चर जिसमें मेरा फेस क्लियर हो, ओके। और बैकग्राउंड से ज्यादा मेरे फेस पे फोकस हो रहा हो, वो पिक्चर लगानी है। तो आपकी जो पिक्चर है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपका उसके अंदर अगर आपका अटायर भी प्रोफेशनल है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, आपका वो एक एडेड प्लस है। उसके अलावा बाकी आपकी जो पोस्ट हैं वहां पर, वो बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपका कंटेंट जो है ना, वो आपको आपका एक पूरा इमेज जो है हमें दे देता है। तो हम जब किसी को भी रिक्रूट करने लगते हैं, तो हम उसका लिंक्डइन जाके जरूर चेक करते हैं कि वो लिंक्डइन पे किस किस्म की पोस्ट कर रहा है। और वही चीजें हमें ये बता देने के लिए बहुत होती हैं कि हाँ ठीक है, ये किस किस्म की पर्सनालिटी वाला बंदा होगा। अगर तो कोई बंदा लिंक्डइन पे कंपनीज के बारे में आके फजूल बातें लिख रहा है कि मैं फलां कंपनी में जॉब कर रहा था और उन्होंने मेरे साथ ये किया और उन्होंने मेरे साथ वो किया, तो डेफिनेटली देयर आर 2 साइड्स टू एवरी स्टोरी। तो अगर उन्होंने कुछ किया है, तो डेफिनेटली आपने भी कुछ तो किया होगा। तो जब हम उनका बैकग्राउंड चेक करने जाते हैं, तो वो बहुत सारी बातें निकलती हैं। तो इस तरह की बातों से जितना कंट्रोवर्सी से जितना परहेज कर सकते हैं, ड्रामा से, वो किया जाए तो वो बहुत बेहतरीन है। बट बहुत सारी पर्सनैलिटीज ऐसी भी हैं, वो उनका नंबर लार्ज नहीं है, बट एज पर माई एक्सपीरियंस के जो अपनी शेयरिंग जो होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग लिंक्डइन, ऑल्दो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, बट उस पर वो अपनी डिफरेंट पर्सनैलिटी शो करते हैं एज कम्पेयर टू इन देयर रियल लाइफ और इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। देखिए डेफिनेटली उसके लिए उनके पास जो है ना, वो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, जो कि कंपनी का उनका काम ही है ना कि उन्होंने कंपनी का सिर्फ बेहतरीन फेस दिखाना है। तो ऑब्वियसली सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती, दिस इज नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड, ठीक है। आप ये देखिए कि मैं भी बेहतरीन पर्सनालिटी ही दूंगी लिंक्डइन पे जाके। मैं कभी भी जाके कहूंगी कि मैं घर में क्या करती हूँ और मैं क्या नहीं करती हूँ। जो मैं ऑफिस में हूँ या जो मैं एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, मैं डेफिनेटली वो घर पे नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो हर इंसान की 2 डिफरेंट फेसेस हैं, जो कि उसके एक तो उसके जो बहुत क्लोज वंस हैं वो देखते हैं, और एक वो है जो ऑफिस वाले देखते हैं। तो आप दोनों पर्सनालिटीज क्लैश करती हैं हमेशा, और ये सबके लिए ऐसे ही रहेगा। तो रिकमेंडेशन, आई थिंक ये कंक्लूजन अगर हम करें, तो रिकमेंडेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन पे। और डेफिनेटली रिकमेंडेशन, एंडोर्समेंट्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आपको जॉब लैंड करने के लिए अपनी एक अच्छी इमेज जो है वो पोर्ट्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के साथ आपका अच्छा ताल्लुक होना। देखें, अगर मेरी आपसे लड़ाई हो जाती है फॉर एग्जांपल, और मुझे कल को कोई ऐसी जॉब मिल रही होती है जो कि जिनका लिंक आपके साथ है, तो वो जब आपसे मेरे बारे में बात करेंगे कि अच्छा वो तो आपके भी इंटरव्यू में आई थी ना, तो आप उनके बारे में क्या बताएंगे, तो आप मेरे बारे में अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा आपका एक अच्छा ताल्लुक रहा नहीं। तो ये मैटर करती है। अच्छा, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, जो ड्रेसिंग स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी दैट इज़ लेड बाय अ फॉरेनर, और आजकल कुछ मैं यहाँ नाम मेंशन नहीं करूँगी, कुछ टेलीकॉम कंपनी के सीईओ जो हैं वो शॉर्ट्स में आते हैं। एग्जैक्टली, हाँ।
एंड देयर आर फ्यू कंपनीज इन पाकिस्तान राइट नाउ के जिनमें आप बिल्कुल जो है वो नॉर्मल Casual. ड्रेसिंग करके जा सकते हैं, कैजुअल ड्रेसिंग करके जाते हैं। तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि हम क्योंकि अगर आप कोई फास्ट के स्टूडेंट्स देख लें, आईबीए के उठा के देख लें, जो ये सीवी की पिक्चर होती है ये भी थोड़ी डिफरेंट होती है, स्टाइलिश होती है, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते और उन्हें फिर जॉब भी मिल जाती है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो कि बहुत परफेक्ट होते हैं वो फिर इस पे एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि ये तो ऐसे नहीं है, और आप इसके बारे में उनको कैसे इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, मेरे कंपनी के सीईओ भी जो है वो शॉर्ट्स में आते हैं, तो मैं इस चीज के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और देखिए, आपकी जो चीज मैटर करती है ना, वो आपकी एक पर्सनालिटी है, ठीक है। आप अपनी ड्रेसिंग को कैरी किस तरह से करते हैं वो मैटर करता है उस वक्त पे। जरूरी नहीं है कि आप टाई लगा लेंगे तो आप प्रोफेशनल लगेंगे। हाँ। आपने जो पहना हुआ है वो बहुत ज्यादा साफ होना चाहिए। आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उसके अंदर अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो चीज मैटर करती है। आपने आप बने हुए हैं, आपने बाल अच्छे से बनाए हुए हैं, अगर आप बाल अच्छे से बना के जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह, आपने कितना महंगा सूट पहना था या आपने टाई लगाई थी या नहीं लगाई थी। एक चीज जो मैं रिकमेंड करती हूँ, अगर फॉर्मल शर्ट नहीं तो आप कैजुअल शर्ट पहन लें, लेकिन कॉलर्ड वाली शर्ट्स जो हैं वो पहनकर जाना बाद में आप बेशक ऑब्वियसली आप कंपनी कल्चर में चले जाते हैं, अगर वो टी शर्ट पहन के, लेकिन क्योंकि पहले आपको नहीं पता कि वो सब किस तरह से रहते हैं। एक अब उसके लिए आप लिंक्डइन पे उनकी, ऑब्वियसली लिंक्डइन आपको बहुत कुछ दिखाता है, लोगों की पूरी लाइफ है वहां पर। तो कंपनीज आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि अपनी एम्प्लॉयज की वीडियोस और कंपनी के लोगों की वीडियोस वहां पे बहुत ज्यादा होती हैं, तो आप हल्का सा आइडिया एक ले सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में शॉर्ट्स में ना जाएं तो वो बेहतर है। इंटरव्यू में अगर आप फुल पैंट्स में जाएं और एक कॉलर शर्ट में चले जाएं तो वो बहुत ज्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी कि अगर उनकी कंपनी का कल्चर नहीं है शॉर्ट्स वाला तो कोई माइंड नहीं करेगा। बट ये आई थिंक ये थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा इशू मुझे बाकी कंट्रीज़ का एज सच में, चूँकि इंटरव्यूज़ की डिफरेंट हैं प्लेटफॉर्म्स, लेकिन पाकिस्तान में और आई डू नॉट नो मे बी इंडिया, लाइक इन दीज कंट्रीज़ ये ज़्यादा चीज़ को वेटेज दी जाती है कि हाउ यू लुक, एंड इसमें फ़ीमेल अगर हो, एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ सेशन स्पेशली विद वुमेन जिसमें स्ट्रेट वे वो ये कहती हैं हमारी स्क्रीन हो, मीडिया में तो खैर है ही ये, लेकिन अदर देन डैट भी आई वुड से क्लियरली कि उसमें आपकी दिखने में कैसी लग रही है वो, अगर इफ़ शी अप्रोचेज देन अगर उनका माइंड है तो दे वुड हायर यू। और इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। और लेकिन जैसे मैं जिस कंट्री में हूँ या जितना थोड़ा बहुत जो मैंने अपना वर्ल्ड एक्सपोजर में देखा है, सो दे पीपल लीस्ट बॉदर अबाउट कि ड्रेसिंग आप किस में आए हैं, दे मोस्टली गिव वेटेज ऑन योर प्रोफाइल, जो आपकी सीवी है या जो आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको ज़्यादा वेटेज देखें। बट स्टिल चूँकि हमने पाकिस्तान में ये कल्चर एक दिन में चेंज नहीं हो सकता, सो आई एम नॉट अगेंस्ट कि प्रोफेशनल ड्रेसिंग होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा एक उसका मयार बना दिया गया, इवन कि मैं ऐसी कंपनीज़ को जानता हूँ जिन्होंने इंटरव्यू में नंबर रखे होते हैं कि वो एंटर कैसे हुई है या हुआ है और उसने कैसे आके चेयर को घसीटा है, ये वो सारा। सो आई थिंक ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उस कंसर्न में कि आपने जब टेक्निकली किसी को हायर करना है। हाँ, अगर आपने उसे मीडिया पे लेके जाना है, आपने उससे ड्रामास करवाने हैं, तो देन या यू कैन से कि आप वो चीज़ें देखें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये ट्रेंड काफ़ी हद तक चेंज हो गया है वैसे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ की वजह से। हाँ, या एग्रीड। तो और वैसे भी अब हाइब्रिड, बहुत सारे लोग हैं जो कि हाइब्रिड वर्क मॉडल को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। और मेरा नहीं ख्याल कि प्रेजेंटेबल लगने से या अप्रोचेबल लगने के अलावा हमें उनके कपड़ों से कोई कंसर्न होता है, क्योंकि कोई जो भी पहन रहा है उसको प्रेजेंट कर रहा होता है, हमें नहीं करना। We as a company have a big picture to present. अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम बोथ ऑफ यू कि कुछ कंपनीज और कुछ जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें पोर्टफोलियो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो पोर्टफोलियो के लिए स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए? जी जवेरिया जी, उसके लिए सबसे पहले तो आपको आपका हेलो या प्लीज कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जवेरिया।
जी। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, जिस तरह हम अगर कोई एडमिशन भेजते हैं तो यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग एसओपी बना के भेजना है। तो वो एसओपी एक लाइक सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो ही होता है, जिसमें आपको अपने बारे में बताना होता है, आपको अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होता है, आपको अपने आगे फ्यूचर में आप क्या अपने आप को कहाँ देखते हो वो बताना होता है। और उसके अलावा आपका एक्सपोजर कैसा रहा है, और तो ये वाली सारी चीजें बतानी होती है। तो आई गेस पोर्टफोलियो के लिए आपको यही बेसिक चीजें होना जरूरी है, और आपको आपके स्किल्स के बारे में पता हो, क्योंकि अब जो है ना, अब मेरा नहीं ख्याल कि डिग्री मैटर करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन जिस तरह अगर हम अपने जॉब सेक्टर में देखें तो आपकी एक्सपर्टीज कितनी है। अगर मैं भी कोई बंदा हायर करती हूँ तो मैं डिग्री तो देखती हूँ, लेकिन अगर उसकी डिग्री कम भी है, उसने इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज है, तो मैं उसको हायर कर लेती हूँ। तो मेरे ख्याल से आपके स्किल्स ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है जी। मिस समीन। अच्छा, मैं इनकी बात से एग्री भी करूंगी और थोड़ा सा डिसएग्री भी करूंगी। डिग्री बिल्कुल मैटर करती है, ऑफ कोर्स मैटर करती है, लेकिन स्किल सेट भी देखें। आपका स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक बात करी है, लेकिन आपके मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके जो स्किल्स हैं वो आपकी डिग्री से ही आ रहे होते हैं। आपने 4 साल अगर यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं तो आप कुछ तो कर आए होते हैं। हाँ। और उन चीज़ों से ही आपके आगे स्किल्स डेवलप होते हैं। आपने बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़े होते हैं, आप उन्हीं में से कोई एक पिक करते हैं और अपनी जो है वो आगे फर्दर लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि अच्छा ये जो है क्योंकि मेरा जो भी पार्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्यूए करना अच्छा आता है तो आई गो लाइक कि हाँ 4 साल मैंने जाया नहीं किए कोडिंग कर करके, मुझे क्यूए करना आ गया, तो मैं इसके साथ जा रही हूँ और आगे मेरा पूरा फ्यूचर जो है वो क्यूए के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली मैं उसको उसके लिए उसको एनहांस करने के लिए मजीद आगे स्किल्स जो है वो और स्किल्स तो लूंगी ही, मैं सर्टिफिकेशंस करूंगी, मैं अपने आप को जो है अप टू डेट रखूंगी कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में, सारा कुछ। लेकिन वो क्यूए वाला जो स्किल था वो मैंने लिया तो अपनी डिग्री से और अपने प्रोफेसर वगैरह से। हाँ एग्रीड, वो तो बिल्कुल मैटर करता है। डिग्री तो मैटर करती है। तो बाकी यही सारी चीजें हैं कि आप जब एक तो आप अपना स्किल सेट अपना इतना स्ट्रांग बनाते हो और अपने आप को प्रेजेंट अपने रेज्यूमे में, क्योंकि आपका रेज्यूमे जो है ना वो आपकी पहली पिक्चर है किसी भी कंपनी के पास। मैं आपके पास पहली बार में नहीं आऊंगी, मेरा पहले रेज्यूमे आपके पास आएगा, तो आप मेरे रेज्यूमे से ही मुझे जज करेंगे और मेरे रेज्यूमे से ही आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने मुझे बुलाना भी है या नहीं बुलाना। तो मेरा जो रेज्यूमे है वो एक पेज का है और वो इतना स्ट्रांग है कि आप मुझे उसको देखकर आप मुझे बुलाएं। तो वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वो है, और वो किस तरह से स्ट्रांग होगा देखें, वो ओवर टाइम स्ट्रांग होता है। पहले दिन किसी का भी रेज्यूमे इतना स्ट्रांग नहीं बन जाता। पहले दिन क्या आएगा, मेरी डिग्री आएगी उसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास और कोई अचीवमेंट नहीं होगी उसके अलावा। अब थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स जो मैंने यूनिवर्सिटी में किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, मैंने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज कर लिए, वो मेरे पास है, लेकिन मेरा जो मेन चीज शुरू में मुझे प्रेजेंट करी है वो मेरी डिग्री है, और वही मुझे लेके आपके पास आएगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैं छोटी छोटी कोई जॉब्स कर लूंगी, मैं इंटर्नशिप्स कर लूंगी, मैं और स्किल्स अपने डेवलप कर लूंगी, तो फिर मेरी वो चीजें ऊपर आती जाएंगी और डिग्री नीचे चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो मुझे मेरा फर्स्ट फेज तो जो है वो डिग्री था। मेरा जो ये वाली बात करने का मकसद था वो ये था, जिस तरह मैं हूँ, अब मैं अगर हायर करती हूँ तो मेरे पास मैंने 3-4 केसेस ऐसे देखे हैं कि वो बच्चे अपना क्लियर नहीं कर पा रहे होते ग्रेजुएशन, लेकिन उनके स्किल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड में बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी का या हमारा जो पढ़ाई का एक मॉडल है वो यही है कि आपने वो आई गेस रट्टा वाली चीजें, अगेन मैं बोलूंगी क्योंकि मैंने ये चीजें फेस की हैं, मैं खुद भी LLB का भी फाइनल ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, तो वो रट्टे पे चलता है सब चीजें। तो हमारे पास हैं ऐसे एम्प्लॉयज जो अभी फेल ही हैं, उन बेचारों की बहुत सप्लाई हैं, लेकिन आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उनको देखो, वो प्रो हैं, वो कोडिंग में भी प्रो हैं, वो हर चीजों में। तो उनसे वो रट्टे वाली चीजें क्लियर नहीं हो रही, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो काम कर रहे हैं, वो उस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि इस चीज को लेते हुए फिर हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि कोई टेस्ट हम रख दें, जो आए हैं एम्प्लॉयज उनसे, हम जो हायरिंग के लिए आए हैं हम उनसे एक टेस्ट लें, अगर वो क्लियर कर देते तो ठीक है, हम उन्हें बिल्कुल इंटर्नशिप पे रख सकते हैं या प्रोबेशन पीरियड पे रख सकते हैं, ताकि हमें उनका पता चले। ऐसा ही बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं, स्किल्स बाद में डेवलप भी हो जाते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जिसके लिए हमारी डिग्री रेलेवेंट होना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे जो ग्राफिक डिजाइनर्स आते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन इन्होंने सर्टिफिकेशन की होती हैं या कुछ कोर्सेज वगैरह किए होते हैं, और उसके बाद उनके वही स्किल्स ओवर टाइम इतने डेवलप हो जाते हैं कि वो मार्केट प्रोज बन जाते हैं। ऐसा ही है। उसके अलावा आप बिजनेस डेवलपमेंट में देख लो,
लाइक बिजनेस डेवलपमेंट में आपके स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको कन्विंस करना आना चाहिए, और आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए। उसका भी आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता। आपको ये कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता कि आपकी स्पीकिंग और आपको सुनना अच्छा आना चाहिए, ये वो। तो बिजनेस डेवलपमेंट की भी आप जितनी भी रिसोर्सेज देखो, उनकी भी बिल्कुल इररेलेवेंट होती है उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपीरियंस से। ये ऐसा ही वैसा ही है। मैंने बहुत देखे लाइक इंजीनियर्स हैं, वो उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है और उनको उनकी फील्ड में नहीं समझ में आया या वो नहीं आगे जा सके, तो अब वो बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हैं और वो उसमें बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं, बहुत आगे। बहुत सारे लोग करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस समीन कि आप टेक्निकल रिक्रूटर भी हैं, राइट? तो अगर जी, ये टेक्निकल रिक्रूटर जो है, जैसे फाइवर, अपवर्क वगैरह, इस तरह की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके ऊपर बिट्स लेने इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई अगर फ्रीलांसर है या कोई स्टूडेंट इस पे काम करना चाहता है, तो उसको आप थोड़ी सी प्लीज गाइड करें, और ताकि वो इसके ऊपर काम कर सके। अच्छा, मेरी जो वैसे रिक्रूटमेंट वाला जो मेरी एक्सपर्टीज है, वो बिल्कुल वो आपकी ऑनलाइन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गाइड कर देती हूँ कि जब आप किसी भी जगह पे खुद को प्रेजेंट करें, जब तो आपने अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करना होता है। अब फाइवर वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वहां पर मेरा मानना ये है, रियल लाइफ में भी और ऑनलाइन में भी, हर जगह पे, कि जब आपके शुरू वाले 2 साल होते हैं ना, तो वो आपके स्ट्रगल के साल होते हैं। उसके अंदर आप अपने आप को पॉलिश करते हैं, उसी के अंदर आप एक्चुअली उसमें ग्राइंड करके खुद को सीखते हैं। तो फाइवर पे ऑब्वियसली वो थोड़ा टाइम काफी कम हो जाता है, 2 साल तो नहीं रहते, लेकिन काफी टाइम कम हो जाता है उसमें। तो अब उसके अंदर भी, लेकिन आपका जो शुरू वाला टाइम है, जब आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, तो आपको उसमें ग्राइंड करना पड़ता है। आपको कोई प्रोजेक्ट्स बहुत कम पैसों में मिल रहे हैं, या आपको फ्री में भी करने पड़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि वो टाइम वो है जब आपकी एक जो है ना, वो रिलायबिलिटी बनेगी, आपके कस्टमर्स को नजर आएगा कि हाँ, ये बंदा काम अच्छा करता है, और आपका काम आपके लिए हमेशा बोलता है। आप जो भी करते हो, वो आपकी पहचान वहां से बनती है। तो जब आपका वो एरिया डेवलप हो गया, तो उसके बाद आपको खुद ब खुद काम मिलना शुरू हो जाएगा और आप अच्छा अर्न करना शुरू कर देंगे। तो आपका वो जो शुरू वाला टाइम है, जिसमें आपने प्रोफाइल बिल्ड करनी है, अगर आप वो बहुत अच्छे से गुजार लेते हैं और खुद को ग्राइंड करके, मेहनत करके, एक्स्ट्रा चीजें करके अपना वो चीजें अचीव करते हैं, जो कि एक अच्छी प्रोफाइल बनाती हैं, तो डेफिनेटली यू आर गुड टू गो। जी, सही बात है। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज फ्रॉम जवेरिया। जवेरिया, आप थोड़ा सा इस पे एनलाइटन कीजिएगा कि जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी डिग्री अटेस्टेशन और इस तरह से जो डिफरेंट इश्यूज उन्हें फेस करने पड़ते हैं, तो ये करियर काउंसलिंग के लिए आप लोग इस तरह के टिप्स भी देते हैं, या आप सिर्फ उनको जेनेरिक यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस देते हैं कि आपने जी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है, आप यहाँ अप्लाई कर लें, इधर आइल्स के बैंड जितने हैं, या आपने वो जो पीटरसन एग्जाम होता है आपका, वो इस तरह के डिफरेंट चीजों के लिए गाइडेंस देते हैं? क्योंकि जो ब्रिटिश काउंसिल के जो बैंड, नहीं बिल्कुल, हमारे पास जब भी स्टूडेंट आता है, तो हम मतलब हम उसे हर लेवल पे हम उसकी गाइडेंस करते हैं। लाइक अगर किसी स्टूडेंट को बस ये पता है मुझे बाहर जाना है, उसको नहीं पता उसको कहाँ जाना है, उसको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, किस तरीके से करना है, हम उसकी भी प्रॉपर उसको गाइडेंस देते हैं। जिस तरह हम उन्हें बताते हैं कि हमारे पास ना पूरी एक चेकलिस्ट बनी हुई होती है डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद अगर कहीं पे उसको कंफ्यूजन हो रही होती है, उससे नहीं हो पा रहा होता, तो हम पूरा उनको असिस्ट करते हैं। हम उनको हम अपने लिंक्स यूज करते हुए भी उनको रेफर कर देते हैं कि आप वहां जाओ, आप उससे बात कर लो, हमारे रेफरेंस से बात कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो हम पूरे प्रोसेस में उनको हेल्प आउट करते हैं, उनको साथ साथ गाइड करते हैं, उनको फिर आगे वहां जाके भी जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से गए हुए होते हैं, उनके साथ कनेक्ट करवा देते हैं, ताकि उनको यहाँ से जाने के बाद भी कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े एकोमोडेशन में या फिर जॉब सर्च में। तो हम थ्रू आउट ही उनके साथ रहते हैं, उनको कंप्लीट गाइडेंस देते हैं। अच्छा, आप लोगों का क्या ख्याल है कि जो फ्यूचर में इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज जरूरी है, या मतलब इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उस तरह के कोई प्लेटफॉर्म अगर आप बताना चाहें कि जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो? सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, कैन यू रिपीट? देखिए, जो एकेडमिया है, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी लिंकेजेस विद इंडस्ट्री जी होने चाहिए, अभी चल भी रहे हैं। लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे कंसल्टेंट्स या फर्म्स के साथ MOU साइन हो चुके हुए हैं, उनके प्रॉपर सेशंस होते हैं। जिस तरह अगर हम अपनी बात करें, तो हमारे 3 से 4 यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे भी हुए हैं। लाइक हम उनके एज या वो हमारे एज अ सब एजेंट काम करें, या उनके अगर
किसी स्टूडेंट को बाहर जाना होता है तो वो हमें रेफर कर देते हैं, वो हमें बता देते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है, आप प्लीज इसको गाइड कर दें और इनको बता दें। और हमारा ऐसा है कि हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो यहाँ पर हैं उनके भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप हुई हुई है या कुछ कोलैबोरेशन हुआ हुआ है। तो आई गेस इसका आगे जैसे जैसे टाइम के साथ साथ और ये बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। समीन, आपसे मेरा एक लास्ट सवाल ये होगा कि आप प्लीज, अभी आप बताई थी कि आपकी टेक्निकल रिक्रूटमेंट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है ऑनलाइन के अलावा, तो जो ऑनलाइन के अलावा आपका जो है, आप काइंडली उस पर हमें थोड़ा सा बता दें। मैं बिल्कुल आपको गाइड करती हूँ। हम लोग बेसिकली क्योंकि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब है सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ, आईटी इंडस्ट्री के साथ बेसिकली मेरा एक बहुत क्लोज लिंक है। तो उसके अंदर टेक्निकल रिक्रूटमेंट जो है वो आपकी सारी ये जितने भी आईटी के आपके लोग हैं उनको जब हम रिक्रूट करते हैं तो उसके हमें टेक्निकल रिक्रूटर्स बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास वही वाला आईटी वाला जो नॉलेज है वो हम सब कुछ वो सीखते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली जब हमने कंपनी की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन का बच्चा हायर करना है हमें, तो हम ब्लॉकचेन का बंदा ढूंढ के लाएंगे एग्जैक्टली वैसी ही सब क्वालिटीज वाला जो कि प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है उन चीजों के ऊपर उसने काम किया। तो टेक्निकल रिक्रूटमेंट वो ये वाली टेक्निकल रिक्रूटमेंट है, उसी के हिसाब से हम बच्चों को यूनिवर्सिटीज में गाइड भी करते हैं कि उन्होंने मोस्टली आईटी के जो लोग हैं, देखें बाकी सारी चीजें जो है ना वो हर जगह पे आ जाती हैं, एचआर वाले हर कंपनी में होते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हाउस है, चाहे बैंक है, चाहे कुछ भी है। अभी जो जिस चीज का बूम है वो आपकी आईटी इंडस्ट्री है, हर चीज में आपका एआई इस्तेमाल हो रहा है। अब आपके बैंक्स हैं, आपका कोई एक कपड़ों वाली आपकी दुकान है जो भी, वो भी ई कॉमर्स सिस्टम इस्तेमाल करती है। तो हमारा जो इस वक्त इंडस्ट्री है सारी वो आईटी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो उसके लिए हम जब बच्चों को तैयार करते हैं तो हम उन्हें टेक्निकली तैयार करते हैं कि आप ये वाली फील्ड पिक कर लो, वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। आगे जो है वो ये वाली टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ वही रह जाने वाली है या वही उसका ज्यादा बूम आने वाला है, तो आप उसके हिसाब से खुद को तैयार करो। फिर हम उन्हें बताते हैं कि उसके लिए आपने खुद को तैयार कैसे कैसे करना है। अच्छा, आप ये वाली चीजें सीख लो, फलां वाला जो ऑनलाइन जो है वो एक वेबसाइट है जो कि आपको ये चीजें सिखा देती है, तो आप वहां से जाके कोर्सेज कर लो। तो ये वाली इस तरह से तैयार करते हैं हम लोग बच्चों को। सही। Okay, thank you so much. Our time is now going to end. So इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोबारा इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। एंड थैंक यू सो मच मिस जवेरिया तसव्वुर एंड मिस दुर्रा समीन। आई होप कि व्हेन पीपल वुड वॉच आवर रिकॉर्डिंग इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। और इसमें थोड़ा सा जो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, इन और आप लोगों का इस पर एक्सपीरियंस है, आप लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, बट इन सब चीज़ों के साथ साथ जैसे आपने हमारी चूँकि प्रोफेशनली जॉब ओरिएंटेड और ये सारे जो रिक्रूटमेंट और इन सारी चीज़ों में हम ये चीज़ें फोकस तो करते हैं, बट आई थिंक इन सब से ज़्यादा जो ऑल दो डायरेक्टली हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू ऐड कि हमारी ओवरऑल नेशन में स्पेशली हमारे कंट्री में ये इशू है कि डैट हमारा जो एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि बताई नहीं जाती हैं और बताया उसको एक्सप्रेस भी नहीं किया जाता, और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इन जनरल सो हमें उसमें बिहेवियर एनालिसिस भी करना चाहिए कि जो आपकी बहुत सारे लोगों की कुछ हिडन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट आप काम कर रहे हैं, सो डैट पार्ट इज़ निगलेक्टेड। हमें उस पर भी काम करना चाहिए कि किसी का अगर अंडर स्ट्रेस है देन हाउ ही और शी कैन परफॉर्म, और ये उसके घर से भी हो सकता है, स्पेशली फीमेल्स के सिनेरियो में इफ़ शी इज़ अ मैरिड तो उसके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और वो अपने वो वहाँ पे नहीं परफॉर्म कर पाती, और अगर वो इवन के अनमैरिड हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे अनमैरिड मेल फीमेल्स के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एंड दे आल्सो फेस डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ और उनके साथ भी होता है। सो हमें वो पार्ट भी देखना चाहिए कि रिक्रूटमेंट के साथ साथ कि पर्सन उसकी बिहेवियर यानी उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, कि हाउ ही और शी इज़ केपेबल, इफ़ शी इज़ वेरी गुड इन हिज स्किल और इन हर स्किल लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हर। सो हमें उसको देखना चाहिए। जी अली, बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।